अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है और कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ है और दूसरी तरफ सेनेट में हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटियों के मुज़ाकरात भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली की कार्रवाइयों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात करते हैं, जिनमें हुकूमत की तरफ से इसाक डार, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर ज़हरा शरीक हुए, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर मुज़ाकरात में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सहूलतकारी से होने वाले ये मुज़ाकरात सेनेट के कमेटी रूम में हुए, जिसका पहला राउंड आज मुकम्मल हो गया है और अगला मरहला कल दिन 3 बजे होगा। आज की नशिस्त के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान यूसुफ गिलानी और इसाक डार ने मीडिया से मुख्तसर बात करते हुए कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स होंगी वो कल हमारे सामने रखेंगे। हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, उनकी तरफ से जो डिमांड होंगी वो हमारे सामने रखेंगे कल 3 बजे और उसके बाद हम अपनी पार्टीज़ के साथ बात करके, चूँकि हमारे जमातें बहुत ज़्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को हैंडल करना है और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया हुआ है, मगर इत्तेहादी हुकूमत ने वक्त मांगा है, जिस पर हमने उन्हें कहा कि वो एक प्रपोजल लेकर आएँ। अगर वो आइन के मुताबिक हुआ तो इस पर खुले दिल से गुफ्तगू करेंगे। हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है इन मुज़ाकरात के जरिए और इन मुज़ाकरात को कोई ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। हम जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम हल तजवीज़ कर सकते हैं। इमरान खान साहब से हमारी मशावरत हुई और उन्होंने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है, लेकिन जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि अभी उन्हें आपस में मशावरत करनी होगी, उन्हें कुछ वक्त चाहिए और जो अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड उन्हें लेना होगा। आप एक प्रपोजल लेकर आइए और वो प्रपोजल आइन के दायरे के अंदर हुआ तो हम खुले ज़हन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत हुकूमत के सामने रखी गई। एक शर्त यह थी कि रवा साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात कराए जाएँ। दूसरी शर्त यह थी कि 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। तीसरी शर्त यह थी कि आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात का आगाज़ कर चुकी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। आज इसके लिए फंड्स देने की डेडलाइन मुकर्रर की थी और वाज़ेह किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए ना दिए गए तो अदालती हुक्म ना मानने के शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। लेकिन आज समाअत हुई तो 3 रुकनी बेंच का मूड, अदालत का माहौल और चीफ जस्टिस का रवैया सब बदला हुआ था। ना तो 27 अप्रैल की डेडलाइन पर कोई बात हुई, ना ही शदीद संगीन नताइज का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई डेडलाइन या टाइमलाइन दी गई, बल्कि केस की समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच ने अपने पिछले हुक्मनामे में वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली का एतमाद हासिल होने पर सवाल उठाया था और आज पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देकर अदलिया को जवाब दिया है। 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को 174 वोट देकर वज़ीर आज़म मुंतखब किया था और आज इसी ऐवान ने 180 अरकान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद पेश की, जो भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। एतमाद का वोट देने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और यह फैसला इस 3 रुकनी बेंच के लिए है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। कंटेम्प्ट का वार थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए आपने हमारा हुक्म नहीं माना, आपका वजीर आजम जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। कल फैसला किया कि सेनेट में जो हाउस ऑफ फेडरेशन होता है वहां पर हम बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये असल बात। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने 19 अप्रैल के हुक्मनामे में लिखा था कि जहां तक वफाकी हुकूमत का फंड्स के मामले को कौमी असम्बली भिजवाने का फैसला और कौमी असम्बली की तरफ से उसे मुस्तरद करने का मामला है,
तो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का यह आईनी तकाजा है कि हुकूमत वक्त के पास हर वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए। और इसका मतलब यह भी है कि वज़ीर आज़म के पास भी अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए और हुकूमत को कौमी असम्बली में तमाम माली इक़दामात से मुताल्लिक मंजूरी लेने के काबिल होना चाहिए। जब इस मामले को इस पहलू से देखा गया तो फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के संगीन आईनी नताइज होंगे। एक इम्कान यह है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अक्सरियती अरकान का एतमाद खो चुके हैं। अगर यह इम्कान सही पोजीशन की अक्कासी करता है तो उसके सख्त आईनी नताइज होंगे। उसी दिन यानी 19 अप्रैल की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया था कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। वज़ीर आज़म को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वज़ीर आज़म के पास असेंबली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहिब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। और इस पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और यह फैसला इस 3 रुकनी बेंच के लिए है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि किसी भी जज को इस राय के साथ खेलने की इजाज़त नहीं है कि आपकी अक्सरियत है या नहीं है। अदम एतमाद अगर किसी के खिलाफ हुआ है तो 3 अफराद के खिलाफ हुआ है। कोई भी जज अपना बेंच पे, अपना किसी सीक्रेट फोन कॉल पे नहीं, अपना बेंच पे बैठ के अपना ऑर्डर में इस ओपिनियन के साथ खेलने का भी इजाजत नहीं है कि आपका मेजॉरिटी है या नहीं। जनाब स्पीकर, जब इस हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास किया, हर अपॉर्चुनिटी पे अपना राय का इजहार किया, हम अपना वजीर आजम पे एतमाद का इजहार कर रहे थे। चाहे वो हमारा रेजोल्यूशन हो या वो किसी मनी बिल का रिजेक्शन हो, हम 4-3 का अक्सरियती फैसला के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अदम एतमाद अगर किसी के खिलाफ हुआ है तो 3 साहब के खिलाफ अदम एतमाद का इज़हार किया गया है। इसके अलावा कल वफाकी काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की समरी एक बार फिर पार्लियामेंट को भिजवाई थी और आज कौमी असम्बली ने एक बार फिर फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने के लिए 27 अप्रैल यानी आज की डेडलाइन दी थी, वरना संगीन नताइज की तनबीह की थी। मगर आज की समाअत में अदालत ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा है और आज की समाअत के बाद अब तक आज का अदालती हुक्मनामा भी जारी नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और समाअत का माहौल गुज़िश्ता दिनों की समाअतों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट वफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तियाबी के बाइस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के नुमाइंदे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल चाहिए। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। मौलाना फजल रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा कर लिया। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे।
फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रहे। हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। इसके बाद केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई और अभी तक आज का हुक्मनामा भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के सिवा दीगर 2 जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बिल्कुल खामोश रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतालिक आगाह करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी बातें छोड़ें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपना प्रपोजल किसी से शेयर नहीं करूंगा, ये प्रपोजल सिर्फ चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहता हूं। लेकिन चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी का प्रपोजल सुनने से इनकार कर दिया। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हुकूमत कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। हमारे साथ वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, अब ज़ाहिर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज अदालत की तरफ से भी हमें नज़र आया रवैया माहौल सब मुख्तलिफ था। अभी तक का ऑर्डर भी नहीं आया है। 27 तारीख दी गई थी फंड जारी करने के लिए, संगीन नताइज का कहा गया था। आज की अदालती कार्रवाई में वो माहौल नज़र नहीं आया और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर भी नहीं आया। आप लोग हैं फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार, अक्टूबर से पीछे आने के लिए तैयार? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई आईनी तनाज़ा नहीं है। मुल्क के अंदर एक सियासी तनाज़ा है और ये सियासी तनाज़ा इसलिए पैदा हुआ कि एक मुल्क के सियासी रहनुमा ने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ किसी जमहूरी रिवायत या जमहूरी जज्बे के तहत नहीं, बल्कि खुद उनके बकौल उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी और उसके पीछे इंटेंट ये था कि इन 2 असेंबलियों को जैसे खुद कुछ बम्बार होता है वो तोड़ेंगे तो शायद पूरे का पूरा निज़ाम गिर जाएगा। वो निज़ाम नहीं गिरा, अब उसकी वजह से वो परेशान है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत भी इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान में वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। अब आइन के अंदर अगर आप देखिए तो उसकी एक बुनियादी स्कीम है। आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल पार्लिमानी स्ट्रक्चर है। वो तो अब सिंगल पॉइंट एजेंडा हो गया ना। वजीर आजम ने भी कह दिया कि जी एक ही वक्त में इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात होंगे, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी इस बात के लिए राजी है, इसलिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि एक ही वक्त में हो। मगर जिस बात के लिए तहरीक इंसाफ राजी नहीं है वो ये कि अक्टूबर में जाके हो। इमरान खान साहब ने टॉक शोज में तो कहा है, अपनी तकारीर में भी कि जी मई में आप असेंबली तहलील करें ताकि मैक्सिमम जुलाई अगस्त में जाके इंतखाबात हो सकें। अब आप लोग कितना पीछे आएंगे, वो कितना आगे जाएंगे, इस पर बात हो रही है ना। दायरे ये तासुर है कि चीफ जस्टिस के टेन्योर में हो जाएं, ये कहीं ना कहीं से ख्वाहिश है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने किसी अच्छी सोच के तहत नहीं, उन्होंने तो एक तकरीब और एक इंतशार पैदा करने के लिए इकदाम उठाया। तो क्या वो असेंबलियां के जो इस मुल्क में मुंतखब हुई हैं, जिनका मैंडेट है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें, चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो 2 सूबाई असेंबलियां हैं, उनको एक शख्स की जिद की भींट चढ़ा दिया जाए, उनकी कुर्बानी दे दिया जाए कि चूंकि एक शख्स जो तकरीब कारी में यकीन रखता है, बाकी असेंबलियां भी उसकी तकरीब कारी का हिस्सा बन जाए। और जहां तक 90 दिन का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक वाकई सैक्रोसेंट चीज होती तो फिर जो पंजाब पर 90 दिन की पाबंदी लगाई गई है वो खैबर पख्तूनख्वा पे भी लगाई जाती। सुप्रीम कोर्ट का ये इसरार कि पंजाब में तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद भी हो सकते हैं, ये खुद इस बात की दलील है कि इंतखाबात अक्टूबर में भी हो सकते हैं। ये नुक्ता बहुत अहम है कि क्या वजह है कि वो संजीदगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं दिखाई जा रही, हालांकि आइन में तमाम सूबों के लिए है। ये सवाल बार बार उठ रहा है। मगर अगर आपका मौक़िफ़ यही है और इतना अटल है, जितना कल राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से भी लगा और आपकी गुफ्तगू से भी लगा कि जी बाकी सूबे या वफाक की असेंबली क्यों इस बात की भेंट चढ़े कि इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियाँ तहलील कर दी है, तो फिर आप मुज़ाकरात कर क्यों रहे हैं? क्या उन्हें मनाने के लिए कर रहे हैं कि अक्टूबर के लिए मान जाए? अगर खुद किसी भी बात पर ना मानने के लिए बैठे हैं, यही बात है कि सिर्फ उन्हें मनाना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि उनको हम जरूर कायल करने की कोशिश करेंगे कि मुकर्ररा मुद्दत पर एक साथ इलेक्शन होना ही मुल्क के मफाद में और आइन का तकाजा है। मतलब अब आपको पता है वो कायल नहीं होंगे, तो पहली बात तो खत्म हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात शाहजेब, दूसरी बात जो उससे भी शायद अहम है,
वो ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं और ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है, हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ हो और अगले 4-5 साल भी हम धरना खेलें, इस मुल्क के अंदर एजिटेशन खेलें। लिहाजा ये भी उतना ही ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तफाक राय किया जाए कि जिसको तमाम पार्टीज और स्टेक होल्डर्स तस्लीम करें और अगले इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम सियासी ढांचा कायम हो सके। वगरना हमारे जो मुआशी मामलात हैं वो इतने इस वक्त नाजुक हैं, खुदा न खास्ता मजीद हम यकीनी के अंदर ये तासुर तो बहुत उसके लॉसेस होंगे। आज जो 180 वोट भी पड़ गया वजीर आजम साहब को और एतमाद का वोट भी मिल गया, तो इस वक्त हुकूमत वाज़े तौर पर अब ये महसूस कर रही है कि जी बैक फुट पर है अदालत। आज की समात का अहवाल देखते हुए बैक फुट पर है तहरीक इंसाफ, तो आप लोग कंसीड करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ऐसा तासुर आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी, पार्लियामेंट भी आपके पीछे खड़ी हो गई, इत्यादि भी आपके पीछे खड़े हो गए और दायरे एस्टैब्लिशमेंट भी आपके इस बात के साथ खड़ी हो गई कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के मसाइल, तो आप लोग अब कंसीड करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपको वीकनेस नजर आ गई। असल में मामला ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बैक फुट या फ्रंट फुट का सवाल नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद का, पाकिस्तान के आइन के मफाद का सवाल है और हमने हमेशा ये कहा था कि पाकिस्तान का जो आइन का ढांचा है वो मुकद्दम है। पाकिस्तान का आइन ये मंशा रखता है कि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को एक तराजू में तोला जाए। आप अगर पंजाब को बालादस्ती देंगे या पंजाब के पहले इलेक्शन करा के बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स को उसके मतहत करेंगे, इससे फेडरेशन के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जहां पे किसी आइन की प्रोविजन की और आइन के ढांचे का तसादम होगा तो आइन का बुनियादी ढांचा वहां पे मुकद्दम ठहरेगा और मुकद्दम ये बात है कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को बराबर तोला जाएगा। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये था और हम समझते हैं आज भी कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का आईनी बहरान नहीं है। हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन हो, सब ने इस बात पर हमेशा कहा है कि अक्टूबर के अंदर इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए जो कि मुकर्ररा मुद्दत है। हाँ, अगर हम मुकर्ररा मुद्दत से बाहर जाएं या कहें कि इलेक्शन का मुद्दत के लिए फरार कर रहे हैं तो तब यकीनन हम आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी एज ऑफ नाउ आप मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, यही अब ऑन द टेबल है, क्योंकि वजीर आजम ने तो कहा था कि एक वक्त में इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी उसके लिए राजी है, अदालत ने भी आपको उसके लिए रूम दे दिया, मगर अब एक ही जो वक्त है वो वही है कि सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो ये मुज़ाकरात तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो आप पूरी कर रहे हैं दिखाने के लिए। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिंध की जो एक खुद मुख्तार सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान की एक खुद मुख्तार सूबाई हुकूमत है, उनकी मंशा के खिलाफ हुकूमत जो है 2 सूबाई असम्बलियों को बर्खास्त कर सके। इसी तरह जो मरकज़ के अंदर कौमी असम्बली की हुकूमत है, जैसे आपने तकारीर में सुना, हमारे जो कोलेशन पार्टनर्स हैं उन सब की यही ख्वाहिश है कि जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके ऊपर इंतखाब होना चाहिए। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि मैं जो मुतनाज़ा इलेक्शन करने के लिए, एक मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करने के लिए हम सबको बैठ के एक ज़ाब्ता अखलाक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान किसी किस्म के परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया असद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल 3 बजे दोबारा ये मुज़ाकरात होने, उसका क्या हल निकलेगा, मगर अदालत की तरफ से अभी तक हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। आज अदालत का माहौल भी अलग था। हमारे साथ हसनात मलिक और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, कोर्ट को कवर करने वाले तीनों सहाफ़ी। क्या अंदर की खबर है, आज अदालत में क्या माहौल था और क्यों था। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कहा जा सकता है कि माहौल भी अलग था, लहजा भी अलग था, अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया है, क्या कहिएगा? खुद नोटिस लिया गया था और उसके बाद से अब तक, और फिर जिस तरह से जो डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं उनके बाद, इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद अचानक जो एक शहरी की दरख्वास्त आई और फिर वो दरख्वास्त जो है वो अब तरजीही बन गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि वो दूसरा केस जो कि 21 अरब रुपए की इलेक्शन कमीशन को फराहमी से मुताल्लिक है, वो तो नहीं लगा, गो कि ये दोनों मुकदमात इकट्ठे लिखते थे। तो अब जो मेरा ख्याल है और जो अदालत का माहौल था उसमें हमने आज देखा कि आज 2 फाजिल जज साहबान
जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन आज बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उन्होंने बिल्कुल कोई एक लफ्ज़ भी या इशारा भी जो है वो नहीं किया। अमूमी तौर के ऊपर होता है कि वो कह देते हैं कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं या इनका मकसद ये है, वो लफ्ज़ भी जो है वो नहीं कहे गए। तो आज जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने ख़ुद कंडक्ट की और ख़ुद ही वो सारे सवाल जवाब जो हैं वो करते रहे और उनके रिमार्क्स आते रहे। तो जो अदालत का जो सिलसिला है उसमें देखते हुए हम ये जो वो ये है कि अब अदालत भी जो है वो इस बात पे शायद उस तरफ माइल है कि जो है वो ये मुज़ाकरात के अमल को एक वक्त दिया जाए और वो जो टेम्परेचर है, जो हीट है इस वक्त सियासी तनाव की सूरत के अंदर और इदारों के दरमियान, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो और फिर उसके बाद जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए जिस सूरत में भी आते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये तर्ज़ अमल लगता है कि ये जो मामलात हैं पॉलिटिकल फोरम के ऊपर ही जाएं और वहाँ पर तय हों। हसन मलिक साहब, ज़रा अदालत ने बाकायदा 27 तारीख के लिए कहा था अगर 21 अरब रुपए नहीं जारी हुए तो संगीन नताइज होंगे। कॉन्फिडेंस की बात की थी, वो ले लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आज वज़ीर आज़म ने रवैया बदला हुआ, 2 जजेस ने बात नहीं की, चीफ जस्टिस साहब ने भी अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं आया। किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं? क्या सियासी तौर पर जो कन्फ्रंट किया है पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत ने, हुकूमत कामयाब हुई है, क्या हुआ है? जी शाहजेब, जो पिछली समाअत थी उसमें अदालत पे तनकीद भी हुई कि जो आखिरी 5 मिनट में कहा गया कि जी आप 4 बजे तक या तो डिसाइड करें डेट या 14 मई को ये इलेक्शन होंगे, उस पर बल्कि रिएक्शन ज़्यादा आया और अदालत ने आज ग़ालिबन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया हुआ था और बड़ा आज उन्होंने वो केयरफुल थे और जो आज उनका जो स्टाइल था वो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे जो है वो कोई ऐसे के मुज़ाकरात ना हो, बल्कि उन्होंने कहा कि जी अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त अदालत भी फंसी हुई है। अदालत में डिवाइड है 7-8 की। मिजाज चीफ जस्टिस साहब का ऐसा है नहीं कि तौहीन अदालत जो है वो शुरू करें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। फिर जब माजी में हम देखते हैं जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रही है तो इस्टेब्लिशमेंट की खामोश या खुल के जो है वो सपोर्ट रही है, लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की लाइन कोई और है, डिफरेंट है, वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस को अपने ब्रदर जजेस से भी पूरी सुप्रीम कोर्ट की भी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो उनके लिए भी मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि जी ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हों। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात में जो जुडिशल पॉलिटिक्स को आप ओवरलुक नहीं कर सकते नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि ये लिंकअप है। आपको भी पता है कि जो चीफ जस्टिस बनना है सितंबर में जस्टिस काजी फैसा ने, उससे पहले कुछ जजेस को इनसिक्योरिटीज़ भी हैं और पीटीआई की भी ख्वाहिश है, मे बी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ की ख्वाहिश होगी कि जी जो इलेक्शन है वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ही टेनोर में हो। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट में भी ऐसे चाहे कि वो जस्टिस काजी फैसा के टेनोर में हो। तो मेरा ख्याल है जब तक जजेस आपस में वहाँ जो ताल्लुकात हैं जजेस के दरमियान और वो जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म नहीं होगी और जो 2 साल से आप कहें 1 साल से 2 जज नहीं लग रहे वो मसले हल नहीं होंगे, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी क्योंकि पीटीआई को अगर एक किसी फोरम से रिलीफ मिला है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी से मिला है। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो जुडिशरी के जो इंटरेस्ट हैं या जो उनके सेक्शन के इंटरेस्ट जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे हट के वो कोई फैसला करें। ताहम बताया तो ये जा रहा है कि आज की जो कमेटी की मीटिंग हुई बड़ी वो अच्छी रही है और उसमें यही है कि जी दोनों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया है और पीटीआई को ये है कि जी उनको भी ये है कि जी हमें इलेक्शन मिल जाए, बेशक नवंबर में मिले, अक्टूबर में मिल जाए, लेकिन ये जो 1 साल की एक्सटेंशन का मामला है ये ना हो। तो असल मिसट्रस्ट है वो जब तक ये मिसट्रस्ट ये जो हसनात कह रहे हैं कि ज़रा अदालत के अंदर अपनी भी तकसीम का मामला है और पार्लियामान के जरिए जब हमें नजर आया कि बेंच की तरफ से ताना गया वज़ीर आज़म को कि जी एतमाद के हवाले से, तो उन्होंने एतमाद का वोट ले भी लिया, मगर पार्लियामेंट से भी बार बार ताना गया है कि जी आप अपना तो हाउस इन ऑर्डर करें, क्या आपको तमाम जजेस का एतमाद हासिल है। तो ये जो डिवाइडेड हाउस है जिसके तरफ हसनात इशारा भी कर रहे हैं कि माजी में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि अदालत के अपने अंदर यूनिटी थी, एक एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर था, तो दूसरा ये था, क्या इसके लिए कुछ हो रहा है कि कम से कम ये इख्तलाफात ख़त्म हो जो कि जजेस में नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं?
शाहजेब साहब, इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से ना सिर्फ अदालत के अंदर जो मौजूद शख्सियात हैं उनके माबैन बहुत ज़्यादा इस बारे में गुफ्तगू भी हुई, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, बल्कि जो साबिक़ अदालती शख्सियात हैं जो बहुत मोतबर, न्यूट्रल और बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने भी ये सारा मामला जो है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो रुकावट आती रही है वो रुकावट फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से बज़ाते खुद आती रही है। और जब ये जिस दिन जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उससे पहले भी और उस दिन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि किसी तरह से जो है वो एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट बहाल हो। लेकिन अब ये भी 2 मई को अब उस मुकदमे की भी समाअत होना है और फाजिल चीफ जस्टिस की तबीयत भी कुछ नासाज है और इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर से और बाहर से जो पार्लियामेंट का प्रेशर है, मेरे ख्याल में उस पार्लियामेंट के प्रेशर ने कि जब पार्लियामेंट हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान आकर खड़ी हुई है और फिर पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज़ की जो तकारीर हैं बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि अगर इस तरह से किया गया तो फिर इस्तेहकाक कमेटी के अंदर और ये भी इतलात हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी मंजूर करने जा रही है जो आपकी पार्लियामेंट है। तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर था इसने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है। बिलखुसूस दूसरी तरफ क्योंकि हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि वो जो DGMO और DGISI की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो बातें हुई थी उन बातों से इन्हिराफ ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट किया है। और अब उसके बाद यही एक वे आउट था कि इस आम शहरी की दरख्वास्त के ज़रिए से एक अदालत ख़ुद को अलग करके एक ऐसा माहौल दे जिसमें फिर मज़ीद टाइम मिल सके कि आपस के अंदर बैठ के कोई बातचीत हो सके। लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसी कोई इतलात नहीं है। वो कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो मामला हैं वो बहुत अहम है। हमने कल ही देखा कि किस तरह से बेंच बने, टूटे, बदले और फिर एकदम जी। और असद आप भी बताइएगा, क्या कुछ ऐसी एफर्ट हो रही है चीफ जस्टिस की तरफ से, कोई एफर्ट हो कि जी हाउस इन ऑर्डर की जो बार बार बात की जा रही है, जजेस को मनाने की जो बार बार बात की जा रही है? देखें शाहजेब, अभी तक हमें चीफ जस्टिस की तरफ से प्रैक्टिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये इतलात हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो एक्टिव हैं कि जी अब ये जो डिवीज़न है और ये जो तस्सर है कि जी लड़ाई है इसका ख़ात्मा किया जाए। और लेकिन जब आप हुकूमत ने कुरेटिव रिव्यू की वापसी की दरख्वास्त दी तो ये एक 2 मिनट का केस था और ये कैसे हुकूमत की जो दरख्वास्त थी वो अलाउ हो जाती और जी कुरेटिव रिव्यू वापस हो जाता। चीफ जस्टिस ने अपने पास रखा वो मामला। अगर ऑडियो लीक का मामला अगर देखें, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये शुरुआत जो जस्टिस काजी फाइसा केस में हुई है उस वक्त अगर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा पे फैज़ाबाद धरने के बाद दबाव डाला, अगर उस वक्त जुडिशरी यूनाइट रहती तो आज ये इस तरह की चीज़ें ना होती और जजेस इकट्ठे होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त की जो खलीज है वो अभी फिल नहीं हो रही और प्रैक्टिकली भी जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ट्रस्ट नहीं है। जब तक जजेस की अपॉइंटमेंट, अब 2 जज लगाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो है वो 1 साल हो गया है, स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही। वजह यह है कि चीफ जस्टिस जो जिनको चाह रहे हैं, जो समझते हैं कि जी ये अच्छे जजेस हैं, वो उनकी जो अप्रूवल नहीं मिल रही क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। बाकी जो असूल उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा पे अपनाया तो वो अपने एक और जज के हवाले से जब कंप्लेन आती है तो वो कहते हैं जी मैं साथ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये चीज़ अगर माजी में हो जाती तो फिर उस वक्त भी अंदाज़ा था कि कहीं मूव कहीं और से हो रही थी जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ, तो ये चीज़ें हो सकती थी। बाकी जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी कुछ जो फॉर्मर जजेस हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माजी में तलखियाँ हैं वो उसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक ठाक चीज़ें हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेंसस इवॉल्व होगा और जो हालात हैं वो बदतर नहीं होंगे। और इस नए बहुत शुक्रिया। साद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, क़य्यूम सिद्दीकी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त ये समाअत शुरू हुई थी कि सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है, तो उसी दौरान ये नुकता भी उठाया गया कि क्या सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त अंदाज में हुई थी या नहीं। खुद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पहले समाअत में और फिर अपने ऑर्डर में सवाल उठाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के हवाले से आईनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता,
कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आइनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील की गई थी? क्या सूबाई असम्बलियां जमहूरियत के आइनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गईं? क्या वजीर आला अपनी आज़ादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है, या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत के ऊपर भी दे सकता है? अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आइनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असम्बली दोबारा बहाल हो सकती है? यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान यह बहस शुरू हुई थी, मगर अब तक ये बहस किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ था कि वो वज़ीर आज़म से कौमी असम्बली तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उनकी पूरी जमात की ये राय है, उन्होंने दावा किया। फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कह दिया कि उन समेत 99% अरकान असम्बली इस बात के हामी नहीं हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। फिर बाद में इमरान खान ने कह दिया कि उन्हें तो जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की। और अब इमरान खान के वकील और इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक ये तौजी पेश कर दी है कि जिस वक्त पंजाब असम्बली तहलील की गई उस वक्त परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं थी, उनको 372 के ऐवान में 186 अराकीन की हिमायत हासिल थी और आखिरी वोट एक आज़ाद रुकन का था, लिहाजा एक आज़ाद रुकन की वोट की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती थी और यही असम्बली की तहलील का एक टेक्स्ट बुक मौका था और आइन का भी तकाजा था कि अवाम के पास जाकर नया मैंडेट लिया जाता। 14 जनवरी को जब पंजाब असम्बली की तहलील होती है आइन की रूह से, उस वक्त सूरत ये थी कि 186 वोट हासिल किए थे परवेज़ इलाही साहब ने 11 जनवरी को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। ये महज एक अक्सरियत नहीं बल्कि बिल्कुल 50% था। पंजाब असम्बली में 372 सीटें, 186 पे हुकूमत नहीं चल सकती। आखिरी वोट एक इंडिपेंडेंट मेंबर का था। अगर असम्बली की तहलील का कभी कोई मौका होता है तो ये वो मौका था, टेक्स्ट बुक मौका था कि एक वज़ीर आला उससे पहले की तमाम बहस आप भूल जाए। बाजवा साहब ने क्या कहा, पार्टी के अंदर क्या बहस हुई, परवेज़ इलाही करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, लेकिन 14 जनवरी को बल्कि 11 जनवरी के बाद ये बात वाज़ेह थी कि पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती एक इंडिपेंडेंट मेंबर के वोट की बुनियाद पर। लिहाजा वापस जाना इलेक्ट्रेट के पास, अवाम के पास और उनसे एक नया मैंडेट लेना आइन का तकाजा भी था और इसीलिए ये इख्तियार हर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को दिया गया है कि वो असम्बली की तहलील कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि खामखा में असम्बली तहलील हो गई थी इसलिए हम नहीं मानते। तो दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील से लेकर अब तक किसी भी मौके पर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह जवाब पेश नहीं किया है, बल्कि ये कहा जाता रहा है कि वफाकी हुकूमत पर जनरल इलेक्शन के लिए दबाव डालने की खातिर असम्बलियाँ तहलील कराई गई थी। और अहम बात यह भी है कि सलमान अकरम राजा जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो 14 जनवरी की है, जिस वक्त परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया था और उनको 186 अराकीन की हिमायत मिली थी, मगर इमरान खान तो 26 नवंबर को ही ऐलान कर चुके थे कि उन्होंने सारी असम्बलियों से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है और इन्हें इस काम से रोकने के लिए ही पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मामला सामने आया था। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। इसका वाज़ेह मतलब है कि पंजाब असम्बली इस वजह से नहीं तोड़ी गई थी कि पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं थी, बल्कि इसलिए तोड़ी गई थी क्योंकि इमरान खान ऐलान कर चुके थे और इसी वजह से एतमाद और अदम एतमाद आई थी ताकि वो ना तोड़ी जाए। बहरहाल इसी दौरान भी कहा जाता रहा कि वज़ीर आला के पास इख्तियार होता है कि वो बगैर किसी वजह के भी असम्बली तोड़ सकते हैं और आम बात यह है कि अक्सरियत ना होने का खतरा तो सिर्फ पंजाब में था और खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत थी। तो फिर वहाँ की असम्बली किस मंतक के तहत तोड़ी गई थी? और दिलचस्प बात यह है कि खुद परवेज़ इलाही ने भी पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक गवर्नर को जो एडवाइस भिजवाई थी उसमें भी उन्होंने कोई वजह नहीं बताई थी, कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई थी। ना ही तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, बल्कि तो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि 99% अरकान नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली तहलील हो जाए। और इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़ना पड़ी और फिर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर उन्होंने तंज़ी अंदाज में शिकवा किया कि फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो पंजाब हुकूमत बच जाती। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, 1 साल और लग जाता ना इतने तो इन्हों के कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लीग दे। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। तो खुद इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक की तरह, यहाँ तक कि दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह एक नॉर्मल मुल्क क्यों नहीं बन सका है? क्या गलतियाँ हैं जो बतौर रियासत हमने माजी में की और अब भी उन्हें दोहरा रहे हैं? गैर मुल्की यहाँ क्यों गैर महफूज हैं? मगरबी ममालिक अपने सिफारत खाने क्यों बंद कर रहे हैं? माजी के क्या वाक़यात हैं जिनसे हमने सबक नहीं सीखा है और उनको दोहराते जा रहे हैं? दुनिया के दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद करना हमारा कौमी मशगला क्यों बन चुका है? इन तमाम सवालों पर रोशनी डालने के लिए आज से 5 दिन पहले माहिर फ़िज़िक्स और मुसन्निफ़ परवेज़ हुदबॉय ने एक तफसीली आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान था कि कहीं भी मुसलमान ऐसे नहीं हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे भी महफूज नहीं हैं तो महफूज है कौन? सीपैक। और पाकिस्तान के कौमी मफाद की वजह से बाकी तमाम गैर मुल्कियों के मुकाबले में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे सबसे ज़्यादा मरात याफ्ता और महफूज हैं। उन्हें नुकसान से बचाने के लिए पुलिस के मुख्तलिफ दस्ते और फौज के खुसूसी यूनिट्स तश्कील दिए गए हैं। आया इस्लामाबाद हो या कराची या बलूचिस्तान का कोई मकाम हो, चीनी बाशिंदों को ये एडवाइस किया गया है कि वो लोग प्रोफाइल रहें और मकामियों से कम रब्ता रखें। लेकिन इस हफ्ते रूनुमा होने वाले वाक़े ने यह जाहिर किया है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ये इक़दामात भी उन्हें गुस्से से पागल और मजहबी जज्बात से लबरेज़ हुजूम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके हैं। आर्टिकल के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम उस वक्त रुक गया जब उसके चीनी सुपरवाइज़र ने मुलाजमीन की तरफ से नमाज के लिए तवील वक्फा लेने पर एतराज़ उठाया। मकामियों के लिए ये बात तौहीन मज़हब थी और उसके बाद चीनी सुपरवाइज़र को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद के लॉकअप में ले जाया गया। ये चीनी सुपरवाइज़र श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा से ज़्यादा खुशकिस्मत था जो सियालकोट फैक्ट्री का मैनेजर था और उसे अपने ही मुलाजमीन ने टॉर्चर करके मार दिया था और उसकी लाश को जला दिया था। आर्टिकल के मुताबिक अफगानिस्तान के अलावा सदियों पुराने तारीख दौर के ऐसे वाक़यात दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में देखने को नहीं मिलते और ना ही कहीं और तौहीन मज़हब एक कौमी मशगले को जन्म दे रहा है। बुलंद पहाड़ सर करने वाले पुरजोश को पैमाओं के अलावा कौन अपनी दुरुस्त जहनी हालत के साथ अपनी छुट्टियां एक ऐसे मुल्क में गुजारने आएगा जिसकी आबादी मामूली इश्तियाल अंगेजी पर भड़क उठने पर तैयार बैठी हो? आर्टिकल के मुताबिक दीगर ममालिक में तमाम कौमियत और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों का बेताबी से खैर मकदम किया जाता है। मराकश और मिस्र के बाज़ारों में अमरीकियों, यूरोपियों और रूसियों की चहलकदमी रहती है, जबकि ऑस्ट्रेलियंस के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया मकबूल सयाहती मकामात हैं। मुत्तहदा अरब अमारात तो सरकारी सतह पर शरिया कवानीन के मातहत है, लेकिन वहाँ भी नर्म मुआशरती इक़दार दुनिया भर के लोगों की हौसला अफजाई करती हैं कि वो आएँ और दुबई के मकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो। मगर पाकिस्तान मुख्तलिफ है। बहुत ही शाज़ो नादिर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान की सड़कों पर या बाज़ारों में नज़र आता है। हमारी जामियात में गैर मुल्की तलबा का दाखिला 0 के बराबर है। पाकिस्तान के अहम एयरपोर्ट जो बहुत बड़ी लागत से तामीर किए गए हैं वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुआशी तौर पर पायदार नहीं है। इन एयरपोर्ट्स में मुट्ठी भर ही रोज़ाना की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं जिनके ज़्यादातर मुसाफिर पाकिस्तानी मुलाजमीन होते हैं या मुस्तकिल तौर पर दूसरे ममालिक में मकीम पाकिस्तानी होते हैं। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान का तासुर एक ख़तरनाक मुल्क का है और उस तासुर में इस वक्त मज़ीद इजाफा हुआ जब स्वीडन ने हाल ही में पाकिस्तान में अपने सिफारत खानों की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंदिश का ऐलान किया। इस्लामाबाद में स्वीडन के सिफारत खाने के करीब डेनमार्क का सिफारत खाना है जिस पर 2008 में गाड़ी के जरिए धमाका किया गया था और यह भी कहा जा रहा है कि दूसरे 2 यूरोपीय सिफारत खानों ने भी खामोशी के साथ अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं या उन्हें महदूद कर दिया है और नॉर्मल हालात में भी इस्लामाबाद में सिफारतकार ज़्यादातर रेड जोन में ही रहते हैं और वो कभी कभार छुट्टियां गुजारने के लिए शुमाली इलाका जा चले जाते हैं। आर्टिकल के मुताबिक हम दूसरी चीज़ों के हवाले से भी गैर मामूली हैं। याद दहानी के लिए बताना ज़रूरी है कि ना सिर्फ उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में पनाह ली बल्कि वो यहाँ बहुत मकबूल भी थे। 2006 के प्यू ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उन लोगों की शरह जो उसामा बिन लादेन को आलमी लीडर के तौर पर देखते हैं 2003 में ऐसे लोगों की शरह 45% थी जो 2005 में बढ़कर 51% हो गई थी। जबकि इसके बरक्स जब इससे मिलता जुलता सर्वे मराकश, तुर्की और लबनान में किया गया तो उससे जाहिर हुआ कि उसामा बिन लादेन की मकबूलियत में 20 पॉइंट्स की कमी आई है। परवेज़ हुदबॉय के आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान को दीगर मुस्लिम ममालिक से क्या चीज़ इतनी मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाती है, इस हवाले से मैं 3 मुशाहिदे देना चाहूँगा। पहला ये कि जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं उन्होंने बहुत अरसे तक ये सोचा हुआ था कि सिर्फ मज़हब ही मुख्तलिफ इलाकों को एक साथ जोड़ सकता है, इसलिए जहाँ भी मुमकिन हो उसका इस्तेमाल किया जाए, खुसूसी तौर पर तालीमी मामलात में इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता 1971 में मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी ने काफ़ी हद तक ये साबित कर दिया था कि सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल मुल्क को जोड़े रखने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान चलाने वालों ने इससे बरक्स नतीजा निकाला। 1981 में ज़िया उल हक ने कहा कि आप इसराइल से यहूदियत निकाल लें तो वो ताश के घर की तरह बिखर जाएगा और पाकिस्तान से मज़हब निकाल कर उसे सेक्युलर रियासत बना दें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल के मुताबिक दूसरे ममालिक में कोई ऐसी घबराहट नज़र नहीं आती। तुर्की, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मराकश ये सब ममालिक इस्लाम के साथ कंफर्टेबल हैं
और इन्हें अपने वजूद की फिक्र लाहक नहीं है। उनके कौमी बयानियों में दुनिया के खात्मे और तबाही के मंजरनामे मौजूद नहीं है। आर्टिकल के मुताबिक दूसरा मुशाहिदा यह है कि 1980 की दहाई में पाकिस्तान के जर्नैल और उलमा अलामती तौर पर कश्मीर जिहाद के जरिए जुड़ गए। इस बराए नाम रियासती और उलमा इत्तिहाद ने ऐसे मदरसे बनाए जो जिहाद की फैक्ट्री बन गए और बिलाखिर ये कंट्रोल से बाहर हो गया। 2007 में लाल मस्जिद की बगावत ने इस्लामाबाद को जंगी इलाके में बदल दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जब रियासत को उन लोगों का सामना करना पड़ा जिनकी उसने खुद नशोनुमा की थी, तो साबित हुआ कि रियासत कितनी कमज़ोर हो गई है। रियासत की ये कमज़ोरी आज भी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इस्लामाबाद, जहाँ पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है, वहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 3 में से 2 मसाजिद और मदरसे कब्जे की ज़मीन पर तामीर किए गए हैं। सिविल हुक्काम भी इस अनारकी की सामने बेवार मददगार हैं और जल्दी में बनाई गई तामीरात को गिराने के काबिल नहीं हैं। हुकूमत की ये कोशिश कि इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद में नमाज एक ही वक्त में मुकर्रर हो, वो भी नाकाम हो गई। मदरसे से मुताल्लिक इस्लाहात शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गईं। इसके बजाय अब सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल दरामद किया जा रहा है और रेगुलर स्कूल्स को भी मदरसों में बदला जा रहा है। पाकिस्तान में बसने वाले इस बेबसी का सऊदी अरब, मिस्र, ईरान या दीगर ममालिक से मवाजना करें तो उन ममालिक ने बहुत सख्ती से इस चीज़ को रेगुलेट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ मस्जिद बन सकती है। सिर्फ यही नहीं, डिज़ाइन, तर्ज तामीर, यहाँ तक कि मसाजिद को खूबसूरत रखना भी जो ज़रूरी है, उसकी मंजूरी भी रियासती इदारे देते हैं। इससे ज़्यादा अहम ये कि इन ममालिक की हुकूमतें ये वाज़े करती हैं कि जुमे के खुतबे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता, जिससे नफरत अंगेज़ी फैलाने का रास्ता रुक जाता है। इस तरह वहाँ सड़कों पर बगैर किसी ट्रायल के लोगों को कत्ल करने वाले हुजूम नहीं है, ना कोई मिशाल खान है और ना ही कोई प्रियंका कुमारा है। आर्टिकल के मुताबिक तीसरा मुशाहिदा यह है कि एक मजहबी रियासत का खालिस तसव्वुर आज भी पाकिस्तान में जिंदा है, खुसूसी तौर पर ज़ियाउल हक के निज़ाम मुस्तफ़ा या इमरान खान के रियासत मदीना का तसव्वुर। आर्टिकल के मुताबिक क्यों अवामी जज्बात के साथ खेलने वाले लीडर अपने फ़ायदे के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं, इसे समझना आसान है। एक मुल्क जो करप्ट है, जो तबकाती तफरीक से दो चार है, वहाँ लोग एक बेदाग माजी के लिए तड़प रहे होते हैं जहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन ये बात नोट करनी चाहिए कि वो ममालिक जहाँ आमरीत है, जैसा कि सऊदी अरब, मिस्र, मराकश और तुर्की, वहाँ के लीडर्स एक तसव्वुराती माजी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह अहद किया है कि वो सख्त गिर सऊदी अरब को एक खुला मुआशरा बना देंगे जो शहरियों को बाइख्तियार बनाएगा और सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। जबकि तुर्किया के तैयब एर्दोआन निजी सतह पर उस खिलाफती निज़ाम को बहाल करने का दर्द रखते होंगे जिसे अतातुर्क ने 1924 में ख़त्म कर दिया था, मगर उनके अपने सिर्फ 8% हामी ही इस बात की हिमायत करते हैं। आर्टिकल के मुताबिक इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनना होगा और इन तसव्वुराती कहानियों से जान छुड़ानी होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ लोगों को इत्तफाक राय से उनकी मुश्तरका ज़रूरियात और बाहिमी इन्हिसार के ज़रिए इकट्ठा किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती किसी नज़रिए के ज़रिए इकट्ठा किया जाए। रियासती इदारों की तरफ से गैर मामूली मजहबियत की तशहीर और हमारे स्कूलों में जहर आलूद तालीम हमें दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं दिलवा रही है। इसके बजाय ये एक वहशी, नाकाबिल कंट्रोल आबादी को जन्म दे रही है। यहाँ तक कि अब हमारे दोस्त भी हमसे खौफज़दा हैं। इरादी, अल्लाह हाफ़िज़।